देखिए अभी तक हम लोग डायपोल तक देख चुके थे और उसके आगे न्यूमेरिकल लगा चुके थे। आज आपका क्लास 12th का लेक्चर 16th पूरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने जा रहा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बहुत ज़्यादा बढ़िया इसका यूज़ है। किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम फ्लक्स का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। बहुत आसान तरीका है किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अगर सबसे कोई आसान तरीका है तो वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फ्लक्स के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या चीज़ है, कहानी क्या होती है। फिर हम गॉस लॉ के बारे में जानेंगे, फिर उसके एप्लीकेशंस देखेंगे सारे के सारे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहले बात छोड़ते हैं, हम बात करते हैं व्हाट इज़ वाटर फ्लक्स। वाटर फ्लक्स क्या होता है। एक पाइप है, उसके अंदर पानी जा रहा है। ठीक, पानी जब पाइप का कहीं एंड होगा तो वो पाइप खुला होगा, उसका एरिया होगा जिससे वो पानी बाहर निकल रहा होगा। अच्छा, जितना ये पानी बाहर निकला, ये सारा क्या हो गया, 1 सेकंड के अंदर जितना पानी बाहर निकलता है उस सरफेस एरिया से, उस पाइप के एरिया से, उसको बोलते हैं वाटर फ्लक्स। सेम अगर मैं बात करूँ कि कूलर चल रहा है, ठीक, कूलर चल रहा है और कूलर के सामने से हवा आ रही है आपके पास तक, तो ये क्या हो गया, पूरा एयर फ्लक्स हो गया। ठीक भाई, एयर फ्लक्स, हवा आपके पास आ रही है किसी सरफेस एरिया से क्रॉस करके, ठीक है, वाटर फ्लक्स हो गया। ऑयल फ्लक्स की बात करें, ऑयल किसी पाइप से हम बहा देते हैं, एक सरफेस एरिया से जो बाहर आएगा उसको हमने क्या बोल दिया, ऑयल फ्लक्स बोल दिया। तो फ्लक्स मेनली क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बात करूं कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास कर रही हैं, किसी एरिया से क्रॉस कर रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। किसी एरिया से, जैसे मेरे पास हम ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये कॉपी है मेरे पास, ठीक, इस कॉपी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इस तरीके से, ये इस सरफेस एरिया से ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, यही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको कि इस सरफेस एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए, हो सकता है ये एरिया कैसा हो, एकदम सिमेट्रिक हो, चारों तरफ एक जैसा हो सकता है ये आर्बिटरी हो, मतलब उबड़ खाबड़ कैसा भी एरिया हो सकता है। ठीक, तो अलग अलग जुगाड़ सेट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए, कैलकुलस की हेल्प लेंगे। जब हमें सिमेट्री नहीं मिलेगी, जब सिमेट्री मिल जाएगी तो हम डायरेक्टली फ्लक्स को निकाल लेंगे। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एन एरिया। जैसे मेरे पास कोई एरिया ये रहा, ये कोई एरिया है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको इस तरीके से क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं। ठीक, तो फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से। फाई ई ये क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जो फ्लक्स हमारी है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। शुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई डॉट, तभी डॉट प्रोडक्ट आया स्केलर क्वांटिटी के कारण। अब देखिए यहाँ जो ये ए है, ई ए है, अगर मैं इसको खुलता हूँ तो ये क्या आता है, ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला निकल के आता है। अच्छा, ये थीटा क्या है, तो याद रखिए ये जो एरिया है, इस एरिया वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जितना एंगल है वही होता है ये थीटा। मतलब एरिया वेक्टर क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एरिया है, मान लीजिए सरफेस एरिया, ठीक, मेरे पास ये वाला सरफेस एरिया है, अगर मुझे इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन पता करनी है कि इस एरिया की डायरेक्शन क्या है, तो हमेशा सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो एरिया की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ये परपेंडिकुलर। ठीक, अगर मैं बात करूँ इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये परपेंडिकुलर। इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये वाली डायरेक्शन। ठीक, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो कौन बताता है, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो जैसे इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या है,
ये वाली, इसको हम डी एस कैप से डिनोट करते हैं। मतलब डी एस वेक्टर, छोटा सा वेक्टर, उसके ऊपर टोपी बना दी तो इसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया। अब हमारे पास कोई भी एरिया होगा तो हम उसकी डायरेक्शन को पता कर लेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, तो हमें थीटा भी पता चल जाएगा। स्केलर क्वांटिटी होती है, शुड बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। अच्छा, यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन MLT-2, फोर्स की डायमेंशन अपॉन एम्पियर इंटू टाइम इंटू L स्क्वायर। तो इससे निकाल लेंगे M1 L3T-3 A-1, ये इसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गया, फ्लक्स का फॉर्मूला गया। फ्लक्स हम निकाल लेंगे आसानी से। अब देखिए, हमारे पास दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं, ये चीज़ तो हमें पता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। तो हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए अभी मैंने बात की थी, ये हमारे पास क्या है, एक ओपन एरिया है, ये ओपन सरफेस है। ठीक, इस तरीके का अगर मैं सरफेस की बात करूं, ये तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस है। ठीक, ये ओपन सरफेस मतलब जिसमें केवल सिंगल सरफेस एरिया हो। क्लोज सरफेस मतलब क्या होता है, बहुत सारे सरफेस एरिया से किसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। अब देखिए, कभी भी ओपन सरफेस एरिया से फ्लक्स एंट्री लेगा और जाएगा, तो यहाँ फ्लक्स हमेशा क्या हमें मिलता है, ऑलवेज जीरो। ठीक, अगर ओपन सरफेस एरिया, ठीक है। अगर मेरे पास क्लोज सरफेस एरिया, ठीक, इसमें फ्लक्स अगर एंट्री ले रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, और अगर यहाँ से आउट जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बाहर से अंदर एंट्री ले रही हैं तो इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन अंदर से बाहर जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फ्लक्स यहाँ हमेशा क्या आएगा, फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता कैसे है, फ्लक्स ऐसा क्यों है कि यहाँ जीरो होगा, यहाँ अगर एंट्री ले रहा है तो पॉजिटिव, बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव। अभी देखिए, अभी इसकी सारी कहानी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये सब काहे होता है, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोई रेक्टेंगल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई दे रखा है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी लेंथ है। ठीक, कुछ इस तरीके का है ये, ध्यान से देखिए, इस तरीके का ऐसा, और नीचे से इस तरीके का है, नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है इस तरीके से। ठीक, ये ए है और ये आपके पास दे रखा है बी, ये बी फिगर, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, मतलब अब ये किस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। ठीक, तो देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, तो देखिए एरिया वेक्टर ये इस तरीके से रखा है, फ्लक्स यहाँ एंट्री ले रहा है इस तरीके से ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर क्या है, डाउनवर्ड्स इस तरीके से इस सरफेस का, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है, अपवर्ड्स। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो डी एस कैप होगा वो इस तरीके से होगा, इस सरफेस के लिए डी एस कैप इस तरीके से होगा। मतलब ये मेरा सरफेस है, एक एरिया वेक्टर ऊपर इस सरफेस के लिए और नीचे वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर नीचे। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं।
तो फ्लक्स आपको यहाँ बताना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट एस, ठीक, ई डॉट ए वेक्टर एरिया वेक्टर या फिर एस वेक्टर, एस भी क्या होता है, सरफेस एरिया वेक्टर होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें ई दे रखा है, डॉट एस, एस खोलेंगे ई एस कॉस थीटा या फिर ई ए कॉस थीटा, ठीक। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एस सरफेस एरिया, एरिया क्या होगा देखिए, एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है रेक्टेंगल का एरिया, इंटू कॉस थीटा, थीटा देखिए यहाँ पर इस सरफेस के लिए अगर मैं बात करूँ, इस सरफेस के लिए, नीचे वाले सरफेस के लिए बात करूँ तो देखिए एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मतलब कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। यहाँ ये ई है और ये नीचे डी एस वेक्टर है, इन दोनों के बीच में थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो कॉस 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस ई एल बी। अच्छा ये नीचे वाले सरफेस के लिए हो गया। अगर मैं ऊपर वाले सरफेस के लिए बात करूँ तो ऊपर वाले सरफेस के लिए इसे सरफेस 2 बोल देते हैं, इसे सरफेस 1 बोल देते हैं, ठीक। सरफेस 2 के लिए क्या होगा, सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर थीटा देखिए, एरिया वेक्टर ऊपर और इस तरीके का सिनेरियो, ये डी एस वेक्टर और यही क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच में थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पर E इंटू एल वी इंटू कॉस 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया ई एल वी, ठीक। अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूँ कि नेट फ्लक्स हमारे पास कितना आ रहा है, तो देखिए ई नेट मैंने आपको बोला था कि अगर ओपन सरफेस है, देखिए यहाँ पर ये कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस के लिए ऑलवेज 0, तो देखिए यहाँ पर ई नेट माइनस ई एल वी प्लस ई एल वी। भाई नेट फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो दोनों सरफेस के लिए फ्लक्स जोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आ गया नेट फ्लक्स 0। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। दूसरा वाला केस लेते हैं। देखिए दूसरे वाले केस के लिए अब यहाँ पर सीधा सीधा आपको सीन दिखाई पड़ रहा है कि कुछ इस तरीके से ये सरफेस रखा हुआ है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, तो यहाँ थीटा हमें क्या दिख रहा है, थीटा की अगर मैं बात करूँ तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है। तो फाई ई का सीधा सीधा फॉर्मूला ई डॉट एस और ई डॉट ए जो आप लिखना चाहें, या फिर ई ए कॉस थीटा मतलब ई ए कॉस 90, तो यहाँ कितना आ जाएगा फ्लक्स 0, ठीक है। यहाँ 0 आ गया, यहाँ क्लोज सरफेस है इसलिए अभी हम ओपन सरफेस है इसलिए अब क्लोज सरफेस की भी बात करेंगे। फिलहाल ये आप नोट करिए, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। अब देखिए अगर मैं बात करूँ, हमारे पास कुछ इस तरीके का सरफेस एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिस तरीके का, ठीक। या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन E इज़ नॉट यूनिफॉर्म एंड थीटा इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। अब देखिए यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है, इस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, यहाँ पर कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। भाई डिस्टेंस दूर है, ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से E इक्वल्स टू के Q अपॉन R। हर जगह R, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग, और हर जगह सरफेस एरिया भी डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पर सरफेस एरिया कुछ और है, यहाँ पर सरफेस एरिया कुछ और। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, कैलकुलस का सहारा लें। तो कैलकुलस क्या बोलती है, देखिए बहुत ही आसान भाषा में कैलकुलस बात कर देती है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे,
छोटा सा फ्लक्स और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, बस हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो डी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ठीक, अगर हमें पूरा चाहिए फाई ई तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे ई डॉट डी एस। अच्छा, अगर हमारे पास सरफेस एरिया क्या है, क्लोज है, अगर मैं क्लोज सरफेस एरिया के लिए बात करूँ तो यही कैसा हो जाएगा, इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी, एस सरफेस एरिया। देखिए एस का मतलब क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल। अगर वी लगा देंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो इंटीग्रेशन से। ठीक, यहाँ पर ई डॉट डी एस, इसका मतलब क्या होता है, ये गोले का मतलब क्लोज सरफेस के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब ओपन सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल्स लेते जाएंगे और देखते जाएंगे कि किस तरीके से हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, और इसी के आगे हम इसी में देखेंगे गॉस लॉ, कि गॉस लॉ क्या बोलता है। ठीक, तो क्वेश्चन लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल स्फीयर का एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक क्यू पॉइंट चार्ज है। ठीक, यहाँ से आपसे आर डिस्टेंस दूर ये एक स्फीयर के अंदर चार्ज रखा हुआ है। ठीक, ये आर रेडियस का स्फीयर, उसके अंदर हमने क्यू चार्ज रख दिया है। अब आप फ्लक्स बताइए कि फ्लक्स क्या हो। ठीक, सेम एक और गोला बना देते हैं, इसकी रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। ठीक, फ्लक्स कितना क्रॉस हो रहा है। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है फाई ई, ये क्या होता है, क्लोज सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। बहुत आसान है फ्लक्स। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एकदम लड़ुआ है ये, आप ये समझ लो। तो देखिए फाई इक्वल्स टू ई डॉट टी एस। अब यहाँ फाई ई हमें निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। अगर मैं बात करूँ छोटा सा एरिया यहीं लेता हूँ, ये छोटा सा एरिया पहले मैं निकाल रहा हूँ क्या, स्फीयर 1 के लिए, इस वाले स्फीयर के लिए निकाल रहा हूँ, फिर बड़े वाले स्फीयर की बात करूँगा जब जिसकी रेडियस आ। तो देखिए छोटा सा एरिया अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से, देखिए स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स निकलती हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला मेरा लेक्चर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा जो पॉइंट चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स निकलती हैं। तो यहाँ पर रेडियस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रही ई। ये जो छोटा सा सरफेस एरिया हमने माना है, यहाँ पर जो इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा, वो भी ऐसा ही होगा, एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर। ठीक, तो यहाँ जो हमें थीटा दिख रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ देखिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0। ये कुछ चीज़ें तो आप याद कर लीजिए, कभी भी स्फेरिकल सरफेस आ जाए अगर उसके अंदर पॉइंट चार्ज रखा हो, थीटा हमेशा 0 होगा। थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमें सिमेट्री लेनी पड़ती है। सिमेट्री मतलब थीटा सिमेट्री, देखिए सिमेट्री क्या है, सिमेट्री से हमें थीटा क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के अंदर थीटा, हमें ऐसा थीटा लेकर आना है जो हमारा जाना पहचाना थीटा हो। ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक, प्रैक्टिकली फिर पॉसिबल नहीं होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना। अब देखिए ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ से ई डी एस कॉस थीटा आ गया, ई हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब हम जानते हैं डी एस, इसका एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हमारे पास 5। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ गया। अच्छा, के की वैल्यू डालिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास निकल के आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमारे पास फ्लक्स फाई ई की वैल्यू आ रही है, फाई ई इक्वल्स टू कितना आ रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, यही वैसे गॉस लॉ है। ये एक तरीके से मैंने प्रूव कर दिया गॉस लॉ का। यही क्या है, गॉस लॉ है। ठीक, यही गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या बोलता है
गॉस लॉ बोलता है कि अगर मेरा चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यहाँ से गॉस लॉ भी आ गया। वैसे गॉस लॉ हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक तरीके से ये प्रूफ भी करवा दिया गॉस लॉ का। अब देखिए दूसरे सरफेस से अगर मैं बात करूँ तो दूसरे इस बड़े वाले स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। सेम कहानी, सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस जीरो, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स और छोटा सा सरफेस एरिया लेंगे तो डी एस वैक्टर भी कुछ इस तरीके से, थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, आपको याद रखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको याद रखना है थीटा 0 180 डिग्री, 0 180 90, इसी में थीटा घूमता रहेगा पूरा, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन करिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, 99% आपके सामने सिचुएशन यही आएगी। ठीक, थीटा 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसके गॉस लॉ के आपने अगर 10 क्वेश्चन लगा लिए तो आप समझ लीजिए आपको थीटा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थीटा कैसे 0 डिग्री हो रहा है, अभी तो यहाँ पर समझ में ही आ रहा होगा आपको कि छोटा सा सरफेस एरिया लिया, इसका क्या होगा डायरेक्शन परपेंडिकुलर इस एरिया से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड्स, तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो गया। तो ई हमारा ये आ गया है क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई इंटू 4 पाई, अब कैपिटल आर स्क्वायर, ई हमको पता है के क्यू, अब क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए फ्लक्स दोनों ही केसेस में कितना निकला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स सेम है, सरफेस एरिया बदल गया बट फ्लक्स क्या है सेम। क्यों फ्लक्स सेम है, नंबर ऑफ लाइंस तो उतनी ही पास हो रही हैं, ऐसा तो है नहीं नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई हैं। ठीक, और फ्लक्स की डेफिनेशन ही क्या है, द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस एरिया, यही क्या है हमारा फ्लक्स है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज गॉस लॉ। अच्छा थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं फ्लक्स पर। गॉस लॉ बाद में करेंगे, पहले एक और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक क्यूब है, इसकी साइड ए, अब इस क्यूब के अंदर हमने क्या रख दिया, एक चार्ज क्यू रख दिया। तो बताइए नेट फ्लक्स, क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है नेट फ्लक्स लिंक्ड, दूसरा क्वेश्चन फ्लक्स लिंक्ड टू ईच सरफेस, हर एक सरफेस पे आपको बताना है कि फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है। तो देखिए ये चार अंदर पड़ा हुआ है, ठीक, ये चीज़ क्लियर। अच्छा फ्लक्स लिंक्ड ये हमें निकालना, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ओके भैया ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये क्यूब है, उसके अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है और फ्लक्स का हमें फॉर्मूला पता है फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। अब देखिए ये चीज़ हमें पता है कि अगर फ्लक्स किसी सरफेस के अंदर रखा हुआ है, ठीक, तो सीधा देखिए यहाँ से गॉस लॉ को ही जान लेते हैं कि अगर कोई भी चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, वो फ्लक्स होता है फाई ई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है आपका गॉस लॉ है, गॉस लॉ। ठीक, तो देखिए गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ the flux linked to a closed surface is equals to
1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। ये आपका क्या है, ये आपका है स्टेटमेंट। तो फाई बराबर अकॉर्डिंग टू गॉस फाई बराबर क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ε0। तो देखिए गॉस लॉ यहाँ पर क्या मेरा बताने का मतलब भी क्या है, गॉस लॉ देखिए यहाँ पर अब हम निकाल सकते हैं आसानी से कि फ्लक्स क्या होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ आसानी से अब हम बता सकते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस ये चार्ज कहाँ, इस क्यूब के अंदर पड़ा हुआ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस फाई ई शांति से क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ε0, ये हमें पता है क्यू इनक्लोज, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, क्यू अपॉन ε0। ये हमारे पास क्या आ गया, फाई आ गया। तो पहला वाला नेट फ्लक्स लिंक्ड ख़त्म कहानी। अच्छा, फ्लक्स लिंक्ड टू ईच सरफेस, हर एक सरफेस से, मतलब एक ये वाला सरफेस है, ठीक, एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है, एक इधर वाला, एक पीछे वाला। कितना सरफेस है इसमें, एक कमरे में कितने सरफेस होते हैं, यही वाला रूम है, 1 2 3 4 5 6। तो हर एक सरफेस से 1/6वां भाग फ्लक्स का, ठीक है। तो इसका क्या होगा भैया, 6 सरफेस हैं और हर एक सरफेस से बराबर लिंक होगा फ्लक्स। तो फाई ई प्रत्येक सरफेस से कितना होगा, क्यू अपॉन 6ε0, ठीक, ख़त्म कहानी। देखिए कितना लड़ुआ सवाल था, क्या सोचना था इसमें, कुछ सोचना था। अब दूसरा सवाल क्या है, छोटा सा चेंज करेंगे हम लोग। छोटा सा क्या चेंज, इसी क्यू को उठा के अब हमने कहाँ रख दिया, एक कॉर्नर पे रख दिया, कमरे के एक कॉर्नर पे, मतलब एक वर्टेक्स पे रख दिया, ठीक, इस क्यूब के एक वर्टेक्स पे रख दिया ये चार्ज। अब सेम कहानी, नेट फ्लक्स लिंक्ड, टोटल फ्लक्स कितना लिंक्ड है, दूसरा फ्लक्स लिंक टू ईच फेस, हर एक फेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा। तो देखिए एक चीज़ देखिए आप पहले, इस कमरे के कॉर्नर पे मान लीजिए मैं उस वहाँ एक कॉर्नर पर क्या रख देता हूँ, एक क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज रख दिया। अब ये चार्ज कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, तो देखिए ये चार्ज इस क्यूब के आसपास नीचे 4 कमरे बन जाएंगे और ऊपर 4 कमरे बन जाएंगे। मतलब ये जो क्यूब चार्ज है ये कोना 8 कमरों में डिवाइडेड है, 8 कमरों में डिवाइडेड है ये कोना। ये चीज़ समझ में आ रही है, मतलब 8 कमरे इस क्यू चार्ज को इनक्लोज करे हुए हैं, ठीक। तो एक कमरे में कितना फ्लक्स जाने वाला है, क्यू अपॉन ε0 का 1/8 पार्ट। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉर्नर पे वर्टेक्स पे जो ये क्यू रखा हुआ है चार्ज, अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा चार्ज इस रूम के अंदर इनक्लोज नहीं हो रहा है, ठीक। ये कॉर्नर पे रखा हुआ है, इस कॉर्नर पे अगर मैं 8 इस कॉर्नर से जुड़ के कितने रूम बन सकते हैं, 8 रूम। तो ये 8 रूम इस चार्ज को क्या कर सकते हैं, इनक्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो इस रूम के लिए कितना बचा, इस चार्ज का 1/8वां हिस्सा तो बचा। तो फाई ई यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड कितना है, Q/8, चार्ज ही इनक्लोज कितना है इसके अंदर, Q/8, ठीक। तो Q/8 चार्ज इनक्लोज्ड, यही तो होता था, ये चार्ज Q इनक्लोज्ड इतना है अपॉन ε0। तो हमारे पास क्या आ गया, Q/8 ε0, ठीक। अब भाई कमरे के अंदर इतना फ्लक्स आ गया, अब हर एक फेस से कितना लिंक होगा आपको पता है, डिवाइडेड बाई 6 कर दो, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे, अच्छे सवाल थे कि फ्लक्स किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब अगले उसमें हम देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, किस तरीके से गॉस लॉ का हम एप्लीकेशन देखते हैं। आज हमने क्या देखा, फ्लक्स देखा, फ्लक्स क्या होता है, ठीक। फिर गॉस लॉ भी देख लिया, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्लक्स पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपकी सारी कहानी है। नेगेटिव और पॉजिटिव फ्लक्स आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर भी मैं आपको एक नेगेटिव और पॉजिटिव फ्लक्स का भी एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसे अगर मैं यही बात करूँ कि हमारे पास क्या है, एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, बट ये कोई जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बाहर रखा हुआ है इससे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए सरफेस क्लोज है, सरफेस क्लोज है, ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो सरफेस से बाहर रखा हुआ है।
और मैंने क्या आपको बोला था, नहीं बोला था तो अब सुन लो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स सरफेस से बाहर रखा हो, ठीक, वो उस सरफेस के अंदर ना हो, तो हमेशा नेट फ्लक्स क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ठीक, जब तक सरफेस क्लोज्ड नहीं होगा और वो क्लोज सरफेस के अंदर वो सोर्स नहीं रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तब तक कुछ भी फ्लक्स नहीं आएगा। ठीक, जब अंदर रखा हुआ तभी कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा। तो देखिए अभी बाहर की मैं बात करूं तो देखिए मैं आपको प्रूफ करके ये चीज़ दिखा देता हूं कि क्यों नहीं आता फ्लक्स। देखिए यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरीके से, ds वेक्टर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ds वेक्टर ये, थीटा यहाँ पर कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए अब इस क्यूब की साइड a है, तो मेरे पास जो फाई ई फॉर सरफेस 1 और ये सरफेस क्या है 2, सरफेस 1 के लिए फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, ई इंटू ए कॉस थीटा, ए कितना हमारे पास ए इंटू ए, ये साइड ए है ये भी ए है, ए स्क्वायर इंटू कॉस 180 डिग्री, तो माइनस ई ए स्क्वायर आ गया। इस फेस का एरिया क्या होगा, ये ए है ये भी ए है ये भी ए है ये भी ए है, क्यूब है, तो एरिया क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया। ठीक, अब इस फेस के लिए बात करूँ, सेकंड फेस के लिए बात करूँ तो इसका एरिया वेक्टर कैसा है, ये रहा एरिया वेक्टर ds का। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यही है, यहाँ से आउट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस 2 के लिए फाई ई 2, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ई ए कॉस थीटा, ये सबको पता है, तो ई इंटू ए कितना है, इसका भी सेम ए, तो ए स्क्वायर इंटू थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। देखिए डायरेक्शन ds वेक्टर भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, तो थीटा 0 तो कॉस 0, तो यहाँ पर क्या आ गया ई ए स्क्वायर। ठीक, तो फाई नेट कितना आ गया, फाई E1 प्लस फाई E2, तो ये कितना आ गया माइनस ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, ये कितना 0 बट्टे सन्नाटा। देखिए ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, तो आप याद रखिए कि कभी भी जब सरफेस क्लोज्ड होगा उससे अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे और सोर्स उस सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो हमेशा कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा, और अगर सोर्स बाहर रखा हुआ है उस क्लोज सरफेस से तो फ्लक्स कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक, तो आज कहानी यहीं ओवर करते हैं, सब कुछ हो गया। ठीक, अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अच्छे न्यूमेरिकल्स और गॉसियस एप्लीकेशंस। थैंक यू।